नमस्कार। संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आपको बता दें कि ये यात्रा धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, लोक परंपरा से समृद्ध भारतीय संस्कृति की है। विविधता से पूर्ण भारत की स्वर्णिम संस्कृति की ये यात्रा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसी स्वर्णिम संस्कृति की यात्रा आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह आपको लेकर चलेगी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नए और अद्भुत ज्ञान के साथ। तो आइए यात्रा का आरंभ करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं पिछले सप्ताह केंद्र में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियों से साप्ताहिकी में। नई दिल्ली में भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भारतीय भाषा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। ये आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राजभाषा अनुभाग और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली और एनसीआर के 309 विद्यालयों के 7,152 मेधावी छात्रों को भाषा दूत सम्मान, 307 छात्रों को भाषा रत्न सम्मान और 9 भारतीय भाषाओं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिंधी और उर्दू के 853 शिक्षकों को भाषा गौरव शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक और राजभाषा अनुभाग के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार उपस्थित रहे। जिस क्षण आप भाषा का प्रयोग करते हैं उस क्षण आपके पूरे व्यक्तित्व की, आपकी शिक्षा की पहचान हो जाती है। और सिर्फ वो पहचान आपकी नहीं होती, वो पहचान आपके साथ आपके परिवार की, आपके माता पिता की और आपके शिक्षकों की भी होती है, क्योंकि उन्होंने ही आपको भाषा सीखने समझने की प्रेरणा दी होती है। इसलिए आपके पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में, उसके संस्कारों में इन सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये आयोजन हमने उस समय भी किया था जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रांगण में जब दिल्ली के अंदर तालाबंदी शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले हमने इस कार्यक्रम को किया था और आप सब लोगों ने पूरे जोश के साथ उसमें हिस्सेदारी की थी। उसमें 6,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। आजकल तो संवाद क्या है, व्हाट्सएप है, सिग्नेचर्स हैं, इमोजीज हैं, वो भी एक भाषा के रूप में है, आ रहे हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये सब, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो ये सब की जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन अब लोग इमोजी का यूज़ करते हैं, वो भी बताते हैं कि ये है भाषा है। हम सब करते हैं, ये भी एक आपको कॉन्ग्रेचुलेसन मिलता है। तो इन सारे जो चीज़ें हैं, प्रक्रिया है, जो संवाद में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये नए नए प्रयोग हैं। हो सकता है आपके टाइम में कुछ नए प्रयोग आएंगे। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल भी मौजूद रहे। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए यहाँ पे कठोर अनुसंधान और प्रामाणिक अनुसंधान करने का ये मेरा एक चार्टर है। इस हेडिंग के नीचे जो साहब ने आपको बताया, मैं सभी से जुड़ना चाहता हूँ। और जब सर ने बताया कि 300 से ज़्यादा स्कूल्स यहाँ पर आएंगे, तो हमने बोला कि DAIC शुड बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, अनिल जोशी ने भी इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। भाषा का जन्म जो होता है वो संवाद की इच्छा से होता है। यदि आदमी अकेला ही रहा होता तो उसे न भाषा की जरूरत थी और न उसे संस्कृति की जरूरत थी। भाषा की जरूरत इसलिए है कि आदमी सामाजिक प्राणी है, बिना संवाद के रह नहीं सकता। भारत की जो संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है। उसे आवाज दो, वो सुरंग के मुहाने पर है, पर वह आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य। राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय भाषाओं की विविधता, समृद्धि और गौरव का प्रतीक रहा। वाराणसी में स्मृति व्याख्यान पंचम पुष्प के अंतर्गत प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य की पुण्य स्मृति के अवसर पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसका विषय था सत्य एवं समता, नाट्य की फलश्रुति। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र और अध्यक्ष के रूप में
BHU के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा मौजूद रहे। भारत को मेले और त्योहारों का देश भी कहा जाता है। धर्म के साथ ही सामाजिक महत्व के ये पर्व समय समय पर भारत के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होते रहते हैं। गर्व का विषय है कि विश्व का सबसे विशाल मेला महाकुंभ मेला भारत में ही होता है। भारत के 4 स्थानों पर 12-12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाला महाकुंभ प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी के तट, हरिद्वार में गंगा तट, नासिक में गोदावरी तट और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर संपन्न होता है। लगभग 2 महीने तक चलने वाले इस मेले में विशिष्ट तिथियों पर पवित्र जल में स्नान करने वाले लाखों श्रद्धालु आते हैं। पूरे मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। कुंभ मेला यानी धर्म, संस्कृति, दर्शन, शोध और पर्यटन का अनूठा संगम। जब 12 वर्ष में एक बार होने वाले कुंभ मेले की ऐसी वानगी है, तो फिर 144 वर्ष में होने वाले महाकुंभ की तो बात ही निराली होगी। आइए देखते हैं सन 2001 में प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ मेला पर आधारित फिल्म इन सर्च ऑफ द नेक्टर महाकुंभ 2001 के कुछ अंश। Prayag, where the 3 rivers meet, the Ganga, or the river of the heaven, the Yamuna, and the mythical and subterranean Saraswati, the river of enlightenment. Built on an ancient site, Allahabad, it was known in Aryan times as Prayag, and Brahma himself is said to have performed sacrifice here. It is the city of Christ, of Krishna, of Buddha, the city of all who strive to reach the place where the 3 roads meet. To be present at a tirth or place of pilgrimage at an auspicious and holy conjunction of the stars sanctifies one's obeisance to God and earns him holy benediction. Of the 350 million tirths mentioned in Hindu tradition, the most sacred of all is Prayag, which means the sacrifice, reminiscent of Vedic sacrificial rites. The Puranas too repeatedly mention the blessings showered upon devotees who make the pilgrimage to Prayag, the Tirtharaj or the king of tirths. The greatest festival of Prayag is the Kumbh Mela, a huge bathing fair held every 12 years, during which a bath at the sacred confluence, the Sangam or the Triveni, is believed to wash away sins from countless lives of the past. The Kumbh Mela is also eulogized in the Rig Veda, and the Mahabharata states that one bath here at this time is equal to visiting 3,010,000 places of pilgrimage. The origins of the Kumbh Mela are difficult to trace, but it is celebrated every 12 years at 4 pilgrim centers of Ujjain, Nasik, Hardwar and Prayag, each following its own 12-year cycle since the 2nd millennium BC. The first written record of a Kumbh Mela is found in the journal of 7th century Chinese scholar Yuan Sang, who was invited in 644 AD by the Emperor Harshvardhan to accompany him to Prayag. In his account, Yuan Sang mentions seeing Hindu, Buddhist and Jain monks at the Triveni. All barriers of class and caste evaporate in the teeming mass of humanity as everyone waits for the stars to be auspiciously aligned so they can take that one dip and be closer to the gods. Astride different means, on wheels, trains or boats, 35 million people surge ahead. Ahead of sunset, beyond sunrise, and as one, I see pilgrims everywhere my eyes reach.
What is it that they seek? Where lies this ethereal union of essence and meaning, of minds and bodies, of waters and seas? I asked the pilgrims of their search, what are they looking for? What is it that binds so many in a common belief? How does a myth, a fable, bring millions of people together for one dip? The Sangam, also called the Triveni, is a confluence of the Ganga, the Yamuna and the Saraswati. The sadhus and sannyasins will stay the entire duration of the Mela, bathing on all the auspicious dates. The high point of the Kumbh Mela is indeed the Shahi Snan, or the royal baths, that the sadhus take on the 6 auspicious dates of the fair. On Posh Purnima, Makar Sankranti, Mauni Amavasya, Vasant Panchami, Magh Purnima and Mahashivratri. The commencement of the Shahi Snan is determined by the auspicious hour decreed by the astrologers. Led by the Shankaracharyas or pontiffs of the 4 mutts or monastic seats, and by the abbots and deacons of the various orders and akhadas, the holy men make a grand entry at Prayag. The Shahi Snan or royal baths are pageants of splendor as the holy men march into the river in full regalia and with great vigor. It is only thereafter that the sadhus will make their entry, charging into the cold waters of the Sangam. Bhumi Mangalam, Udaka Mangalam, Agni Mangalam, Vayu Mangalam, Gagana Mangalam, Surya Mangalam, Chandra Mangalam, Jagat Mangalam, Jiva Mangalam. And when all is one, the heavens and the earth, the body and the soul, the spirit and its essence, waters and the oceans, my search is complete. The thirst for enlightenment is quenched. The sages and devotees leave, blessed with the knowledge, the emancipation and the empowerment, leaving behind a Sangam that flows wave after every ripple in its own search for purity. प्रयागराज के महाकुंभ में विशाल जनसमूह की आस्था को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव राम एक लीला अनेक की तरफ। समस्त भारत में रामलीला मंचन और राम कथा वाचन की कई शैलियां प्रचलित हैं। हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय की भी राम कथा वाचन की विशिष्ट शैली है। मध्य हिमाचल में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की दोनों तरफ बसा गद्दी समुदाय एक घुमंतू जनजाति है। भेड़ों के बड़े बड़े समूहों को लेकर गद्दी पुरुष वर्ग के अधिकांश समय अच्छे चारागाहों की खोज में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं। भगवान शिव के उपासक होने के साथ ये लोग राम कथा वाचन भी करते हैं। आइए देखते हैं राम एक लीला अनेक में राम कथा ऑफ गद्दी, हिमाचल प्रदेश। भारतीय परंपरा और संस्कृति हिमाचल प्रदेश की धरोहर मानी जाती है, जिससे वहां के सीधे साधे लोगों की जीवन शैली के बारे में पता चलता है। इस प्रदेश में राम कथा के प्रति भारतीय लोक मानस की अटूट आस्था है। राम के चरित्र को ही भारतीय संस्कृति माना जाता है। लोक रामायण में लोगों ने
श्री राम को अपनी ही तरह देखा और वैसी ही कल्पना की। इन गाथाओं को मुख्यतः गद्दी जनजाति के घुमंतु लोग गाते हैं। वहां पर लोग अपने शिशु और अपने दूल्हे में श्री राम की छवि मानते हैं। इस प्रदेश में रामायण की एक अलग ही लोक परंपरा रही है। हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में राम कथा का व्यापक प्रचलन है, जिसमें से भरमौर भी एक स्थान है जहां राम कथा गाई जाती है। लोक श्रुति परंपरा में राम कथा के प्रसंग को दो प्रकार से सुनाया जाता है। एक जहां कथाकार कथा को गद्य रूप में तो दूसरा पद्य रूप में सुनाता है। मेरे राम जी दसने मुंडी खाना इन भूजा दसने मुंडी खाना बीसने। इनकी कथा की शुरुआत में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें पहले देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। कुछ आरतियां गाई जाती हैं, जिसमें शिव भगवान की गाथा भी गाई जाती है। वाद्य यंत्रों का भी अपना महत्व होता है इन गद्दी लोगों में, जिनमें खंजरी, कलसी, घुंघरू और रुमाना होते हैं। खंजरी में मक्की के दाने डाले जाते हैं, जो अनाज का प्रतीक माना जाता है। इसमें 10 बार दाने डालने के बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। फिर विधिवत रूप से जमीन पर इन्हें डाल दिया जाता है। आटे की 84 बड़ियां और उड़द की दाल की बड़ियां बनाई जाती हैं और फिर उन्हें पूजा के स्थान के चारों तरफ रखा जाता है। उन्हें 84 सिद्धों का आकार मानते हैं। ये विष्णु भगवान का प्रतीक होता है। इसमें कृष्ण भगवान की गाथा में ढोडा और कत्थु की गाथा गाई जाती है, जो भक्ति गीत और भक्ति शैली पर आधारित होते हैं। इनमें अर्जुन गीता भी गाई जाती है। दुनिया बुराकी करने भगवान ऐसे से तेरे प्रेम में भगत हैं। महात्मा एक ते फल कटिया जोड़ी का ते फल काढ़ोरा। मक्की के दानों को भरमौर में शुभ माना जाता है। इनकी ये राम कथा गायन शैली पर आधारित है। इनमें 4 ताल बजाते हैं, जिसमें ज्ञान, भजन, कीर्तन के गानों के बाद रामायण गाई जाती है। हिमाचल में खंजरी की पूजा सिर्फ 3 या 4 जगहों पर ही होती है। एक है गौसंतन, उसकी एक माला लगाई जाती है, जिसमें रुई और कच्चे धागों से उसे जोड़ा जाता है। उस माला के 3 रूप होते हैं: प्याल लोक, मात लोक, स्वर्ग लोक। मेरी जैसे दाना जो ले आई वो मेरा राम जाना। पूर्ण रूप से साज, आवाज और गुणन को मिलाकर ही एक मसादा तैयार किया जाता है। मसादे में कोई भी गायन शैली आ सकती है। इनके अनुसार इसमें 18 कांड होते हैं। ये लोग किसी भी प्रसंग से कथा शुरू कर सकते हैं। इनको स्थानीय भाषा में गद्दी भी कहा जाता है, क्योंकि गद्दी को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। एक बार गद्दी को भगवान शिव ने अपने पास बुलाकर उनसे पूछा कि तू किस तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। तो भगवान शिव उसे कुछ भेड़ बकरी दे देते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कहते हैं। और दूसरा कारण ये कि भरमौर जिले में एक समय में एक ब्रह्मपुर नाम का राजा था। वो बहुत ही दानवीर था। उसकी गद्दी के नाम से भी इनका नाम गद्दी पड़ा। जब राजे पति से पावन सीताराम। इस राम कथा में एक जोड़ा ही इसे गा सकता है और तीसरा व्यक्ति उनकी राम कथा के गायन में साथ देता है, जिससे कि वो अपनी कथा को न भूलें। मैं तो लाडी वाला के रात मसलाया है ना रन मेरे आज दिया जरामा। स्वर्ण मृग प्रसंग में लोक कवि गीतों के माध्यम से ये बताते हैं कि राम और लक्ष्मण तो चौपड़ खेल रहे हैं और सीता कबीदा काट रही होती है। चौपड़ खेलते हुए राम को प्यास लगती है, परंतु सीता जी को घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। फिर सीता जी घड़ा लेकर पानी भरने जाती हैं। वहां हाथ मुंह धोने के वक्त उनकी बिंदली गहरी बावड़ी में गिर जाती है। बड़ी कठिनाई से वो उसे तलाश करती हैं। तभी उनकी नजर स्वर्ण मृग पर पड़ती है।
यहाँ पर एक धार्मिक वाक्य के द्वारा ही सीता का आग्रह प्रस्तुत किया जाता है। सीता के आग्रह को टाल न सकने के कारण राम को मृग के पीछे जाना पड़ता है। इसके बाद लक्ष्मण को भी जाना पड़ा, परंतु यहाँ पर सीता के लिए राम द्वारा महल बनवाया जाता है जिसमें सीता जी निवास करती हैं। इनकी कथा में सीता लक्ष्मण रेखा पर पटड़ा रखकर पांव रखती हैं और रावण उसे अंगूठे से पकड़कर खींचकर अपनी झोली में डाल लेता है। रावण के बल से लोक कवि परिचित प्रतीत होता है, इसलिए स्वयं सीता का घूंघट हटाने के स्थान पर वो पवन को आदेश देता है। राम का पशु पक्षियों से मृगनयनी सीता का पता पूछना अस्वाभाविक नाट्य के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत नहीं होता। राम की प्रकृत विरह वेदना का जितना सुंदर चित्रण लोक कवियों ने किया है, वैसा और किसी ने नहीं किया। उनकी इस परंपरागत और अद्भुत रामायण का मंचन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपने प्रांगण में करवाया और एक कोशिश की जिससे ये धरोहर कहीं लुप्त न हो जाए। घाट घाट केरिए जोड़ा, घर घर लाका माया गिला गाला। जिस प्रकार विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाला गद्दी समुदाय अपनी संस्कृति को सहेज कर रखे हुए है, ठीक उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति जिले के कौमिक गांव में रहने वाला बौद्ध समुदाय भी अपनी संस्कृति के संरक्षण को लेकर बेहद सजग है। 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बसे इस गांव को विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर आबाद गांव में से एक माना जाता है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और अपने क्षेत्र में बौद्ध पंचांग के अनुसार उत्सव और आयोजनों के लिए जाना जाता है। यहाँ लोगों के घर पारंपरिक रूप से भूकंप रोधी हैं। यहाँ के लोग आजीविका के लिए कृषि और याक के ऊन से बने गर्म कपड़ों के उत्पादन पर आश्रित हैं। कौमिक गांव का मुख्य आकर्षण 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध लुंडुप सेमो गोम्पा बौद्ध मठ है। गांव की संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत परियोजना चलाई जा रही है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी के सौजन्य से संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के गांव कौमिक। समुद्र तल से 15,027 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ कौमिक गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। गांव में लगभग 15 घर हैं और सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 130 है। कौमिक गांव की साक्षरता दर 78.46% है। यहां बोली जाने वाली मुख्य भाषा भोटी है। कौमिक गांव में पारंपरिक घरों का निर्माण स्थानीय सामग्री जैसे लकड़ी, पठाल, पत्थर और मिट्टी से किया जाता है। ये घर भूकंप रोधी होने के साथ साथ गर्मी और कड़ाके की ठंड से भी बचाते हैं। इन मकानों में निश्चित अंतराल पर लकड़ी की बीम डाली जाती हैं और खिड़की दरवाजे कम बनाए जाते हैं। कौमिक गांव के निवासी आजीविका के लिए कृषि और ऊनी कपड़ों के उत्पादन पर आश्रित हैं। कौमिक गांव में भेड़ और याक की ऊन से शॉल, जुराबें, मफलर, दस्ताने और कालीन बनाए जाते हैं। मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण याक की ऊन से बनने वाले उत्पादों के उत्पादन में 2 वर्ष तक का समय लगता है। कौमिक गांव के निवासियों द्वारा सर्दियों के आगमन और खत्म होने के मौके पर उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत लांगजा के तीनों गांवों में मौजूद मठ एक इकाई के रूप में काम करते हैं और स्थानीय पर्वों और उत्सवों को सामूहिक रूप से मनाते हैं।
इन मठों के द्वारा तीनों में से किसी भी एक गांव में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में तिब्बती कैलेंडर के अनुसार निश्चित की गई तारीख पर घोड़ा दौड़ का आयोजन किया जाता है। कोमिक गांव का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध लुंडुप तसेमो गोम्पा बौद्ध मठ है। यहाँ स्थित मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ आने के रास्ते भले ही कठिन हों, लेकिन रोमांच से भरे हुए हैं। यहाँ पहुंचकर पर्यटक इस गांव की अलौकिकता में खो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात सनसेट टीवी पर अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।